हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम लोगों को बताता है कि कितना फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में। बट ये कूलम्स लॉ अपन सिंपलर पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें वेक्टर्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपलर पार्ट पढ़ रहे हैं। यू कैन से इट चाइल्ड्स वर्जन। आपको पहले से पता है, आपने छोटी क्लास से पढ़ा है कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और आपको चार्ज की यूनिट भी पता है, कूलम। एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, ये भी पता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब ठीक है। अपन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो बहुत पहले से पता है। बट ये सारी चीजें क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट्स मतलब होगा, नहीं होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, बट एग्जैक्टली कितना होगा ये अपन को एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पता चलता है। तो इसके आगे अपन देखेंगे क्वांटिटेटिवली कूलम्स लॉ को, या क्वांटिटेटिवली चार्जेस के इंट्रैक्शन को। जब चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो फोर्स लगाते हो, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। कितना अट्रैक्ट करेंगे, कितना रिपेल करेंगे, इसको गवर्निंग कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान कीजिए। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को बताया था कि जो दो मासेस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इस एक्सप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और उसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है कैपिटल जी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला था, ये अच्छे से याद है आपको। जैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी में मासेस थे, वैसे ही कूलम्स लॉ में यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्जेस रहेंगे, मिनिमम दो चार्जेस तो रहेंगे ही। तो वो दोनों चार्जेस Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस r²। तो कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों को कुछ भी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, या तो कूलम्स फोर्स बोल दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑन टू ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है उसको अपन स्मॉल के से डिनोट करते हैं, और यहां से ये अलग हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल जी यूज हुआ था, जिसको अपन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला था। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना ग्रेविटेशनल पुल है, कितना ग्रेविटेशनल पुल है वो यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलेगा। उनके बीच में कोई मीडियम आ जाए, वो किसी भी जोन में चले जाए, उनके आसपास कुछ भी दूसरी चीजें आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कूलम्स लॉ के कांस्टेंट को फर्क पड़ता है। K इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, पर स्टिल अगर अपन सिंपलेस्ट केस लें, दो पार्टिकल्स इजीएस्ट केस में कहाँ हो सकते हैं? वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, एब्सोल्यूट वैक्यूम में।
तो वहाँ पे k की वैल्यू फॉर दैट केस, मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम में k की वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10⁻⁹ और इसकी यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये न्यूटन है, ये कूलम है, ये कूलम है, ये मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम ⁻⁻²। ठीक है, ये किसके लिए है? ये फ्री स्पेस के लिए। वैक्यूम के लिए फ्री स्पेस। पर जब दो चार्जेस किसी मीडियम में चले जाते हैं तो वो क्योंकि मीडियम को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं और मीडियम आयोनाइज होने लगता है या पोलराइज होने लगता है, जो अपन बाद के वीडियोस में कभी पढ़ेंगे, पर उससे k की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। अब k की वैल्यू पे फर्क कैसे पड़ेगा उसको समझने के लिए k को थोड़ा इलैबोरेट कर लेते हैं। k की वैल्यू इस तरह से निकली 1/4πε0। ये पहले पहले देखने में थोड़ा अजीब लगता है, फिर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स के बारे में जानने लगते हैं ना तो कंफर्टेबल हो जाते हैं इस तरह की वैल्यूज के साथ। k की बेसिकली वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ पे 4π तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और उसकी वैल्यू ये होती है, इट इज़ नॉट करेंटली ऑफ मच इम्पोर्टेंस। आपको k की वैल्यू ध्यान रहे उतना ही ठीक है, उतना बहुत है, क्योंकि वैक्यूम में आपको फोर्स निकालने के लिए पूछ सकते हैं। k का फॉर्मूला ये, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिसिविटी फॉर वैक्यूम। पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करूं तो k को मैं लिखूंगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। एक छोटा सा फैक्टर मल्टीप्लाई कर देता हूं जो कि रिलेटिव परमिटिविटी बताएगा मीडियम और वैक्यूम की। मतलब वो फैक्टर के कारण, एप्सिलॉन r फैक्टर के कारण मैं स्विच कर पाऊंगा किसी दूसरे मीडियम का अगर k में को निकालना है तो। ठीक है।